नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो पवन कुमार विश्वजीत YouTube चैनल हर रोज की तरह आप सभी के लिए एक और लाइव क्लास सीरीज लेकर हाजिर हो गया है। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज 627 में आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। और ये 50 क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूं कि सन 2020 के अंदर एक एग्जाम हुआ था फिजिकल एजुकेशन टीचर का, और ये था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो उसी का जो 50 क्वेश्चंस का एक पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दो एग्जाम हुए थे। तो आपको फर्स्ट एग्जाम से मैं आज 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और उसके बाद में जो 75 एग्जाम्स का जो दूसरा एक क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको कल करवाऊंगा। तो बने रहिएगा चैनल पर हर रोज डेली लाइव क्लास एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आप सभी को शाम को 7 बजे के बाद में प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहता तो आप अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, डिसलाइक भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जी हाँ, जो भी दिल में आए आपके वो कीजिए। लेकिन हम हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में हाजिर हो जाते हैं आप सभी की फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिए, और विजिट करने के बाद में जैसा भी मूड बने वैसा आप, जी हाँ, आप हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं, सब्सक्राइब करके, डिसलाइक करके, अनसब्सक्राइब करके। ठीक है, तो यहाँ पर भाई पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। 50 क्वेश्चंस के कितना स्कोर आप करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और बोर्ड ने कौन सी आंसर की को राइट माना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आईओसी अलॉट्स द वेन्यूज ऑफ ओलंपिक गेम्स टू। ये बोल रहा है कि आईओसी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, वो आपका जो आयोजन स्थान है ओलंपिक खेलों का उसको कहाँ देती है। ठीक है, कंट्री को देती है, राज्य को देती है, या फिर एक महाद्वीप को देती है, या फिर एक सिटी को देती है। आई होप कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको आज मिलने वाले हैं। सो एक बार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सिटी को। ठीक है भाई, सिटी को ये अपना राइट्स देती है कि वो हमेशा आपका गेम्स को ऑर्गेनाइज करेगा। शहर को दिया जाता है, कंट्री को नहीं दिया जाता। और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को आपकी बनी थी बैरन पीरियड ब्रिटेन की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। पाठशाला या फिर स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से एक कार्य नहीं है। तो भाई ये यूं का यूं, जैसा मेरे पास में एक क्वेश्चन पेपर ये किसी स्टूडेंट्स ने भेजा था, तो ये मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, और भाई ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये ऐसे का ऐसा है, कभी आप ये बोले कि सर धुंधली तस्वीर दिखाई दे रही है, ये चीज़ें आप एक बार अपना जो लाइव क्लास देख रहे हैं तो एक बार आप उसकी कह सकते हैं जो क्वालिटी है आप उसको बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद में आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। सो 4 ऑप्शन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपने राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। सो राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। राइट है यहाँ पे आपका केयर ऑफ डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोगों का उपचार करना है वो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रोग्राम में शामिल नहीं है। बाकी क्लीनिंगनेस, सफाई करना है, इसके साथ में आपका हेल्थ इंस्ट्रक्शन, स्वास्थ्य के बारे में दिशा निर्देश देना, और इसके साथ में हेल्थ का एग्जामिनेशन आपका ये होता है। जैसे आपने देखा भी होगा स्कूल्स के अंदर है आपका, जैसे कि आपके नाखून कटे हुए हैं या नहीं है, ठीक है, आप नहा के आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है, आपको आपने अपने बाल धोए या नहीं धोए हैं, ठीक है, बालों के अंदर कंघी की है नहीं की, आपने साफ ड्रेस पहनी है नहीं पहनी है, आप नहा के आए हैं नहीं नहा के आए हैं। तो इस तरह की आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती है, और हेल्थ से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ में आपको जो कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके बारे में भी हेल्थ के अवेयर में बताया जाता है। इसके साथ में आपका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आपने देखा भी होगा कि बच्चों की हाइट है, वेट है, ठीक है, उसकी प्रीवियस हाइट क्या थी, ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हाइट कितनी बड़ी है, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी एग्जामिनेशंस में आपका शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा यहाँ पर उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सर्किट ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ। ये बोल रहा है कि सर्किट जो प्रशिक्षण विधि है वो आपका किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है,
कौन से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के डेवलपमेंट के लिए आपका सर्किट ट्रेनिंग को आप इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, राइट ऑप्शन आपको चूज करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बातों में आप अपना राइट ऑप्शन भी आपने चूज कर लिया होगा। सो राइट है यहाँ पर आपका, देखिए सर्किट ट्रेनिंग है, एक तो मेनली आपका स्ट्रेंथ और दूसरा है आपका एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए आपका, आप कह सकते हैं कि एक साइकिल के अंदर आप कुछ एक स्टेशन बनाते हैं और उन स्टेशंस पे आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों ही बढ़ती है। मान लीजिए कि एक पे आपने पुशअप लगाया, पुशअप लगाने के बाद में दूसरे पे आपने बेंच प्रेस लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आप 40 मीटर है या फिर 45 मीटर का आपने मतलब एरिया कवर किया। उसके बाद में आपने यहाँ पर स्क्वाट लगा लिए, स्क्वाट के बाद में फिर आप 40-45 मीटर की आपने ऐसे रनिंग की। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेशन पे चले गए, आपने अपना सिटअप्स लगा लिया। सिटअप्स लगाने के बाद में आपने नेक्स्ट पे चले गए, आपने पुलअप लगा लिया, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे चले गए, आपने कोई भी मतलब जैसे कि रॉप स्किपिंग वगैरह वो कर ली। तो देखिए आप इसको कंटिन्यूअसली कर लें, एक तो आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ से रिलेटेड आप यहाँ पर अपना एक्सरसाइज इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरा इसके अंदर आप अपनी एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअसली इस चक्कर को पूरा करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ताकत और दमखम, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। भाई यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आप देखिए यहाँ पर आप मेनली मेरे साथ में कर क्या रहे हैं, आपने जो बुक्स में पढ़ा और जो मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, द फ्लेक्शन मूवमेंट्स इज ऑलवेज, ये बोल रहा है कि जो फ्लेक्शन मूवमेंट है ये आपकी सदैव होती है, कहाँ होती है, फॉरवर्ड होती है, अपवर्ड होती है, बैकवर्ड होती है, या फिर आपकी डाउनवर्ड होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। और देखिए इसका अगर आपने राइट ऑप्शन बता दिया तो बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। चलिए जी, मेरे हिसाब से तो आप सब ने यहाँ पर अनुमान लगा लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए जहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को सर्च किया है और इस क्वेश्चन को सर्च करने के बाद में मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार देने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। ठीक है भाई, ये मैंने आपको स्टार दे दिया। अब स्टार बोलेंगे ये वाला बना दो सर, ठीक है, चलो भाई ये वाला मैं आपको स्टार बना के दे देता हूँ। स्टार में इस क्वेश्चन को क्यों दे रहा हूँ, देखिए अगर आप लेग की फ्लेक्शन की बात करें तो लेग की फ्लेक्शन जो होती है हमेशा पीछे की तरफ होगी, ठीक है। अगर आप एल्बो की फ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो हमेशा ऊपर की तरफ आप हाथ को उठाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर तो भाई इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे हिसाब से तो देखिए जहाँ तक मैंने सर्च किया है इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए ऑप्शंस में आपको मिल रहा है, ठीक है, आगे की ओर भी मिल रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड भी मिल रहा है, ठीक है, बैकवर्ड भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको स्टार दे दिया है, ठीक है। जहाँ तक मैंने इसको क्वेश्चन को स्टडी किया भाई उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है मसल्स विच रिलैक्स एट द टाइम ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स आर, ये बोल रहा है कि शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल रहती है उसको कौन सा नाम दिया जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन आज कर लिए तो मान लीजिए, और आपने अगर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया तो आप ये मान सकते हैं कि आपने अच्छी तैयारी की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले यहाँ पर इसका आंसर हम लेंगे। सो आई होप कि आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब कोई मसल है वो रिलैक्स करती है तो ये क्या होती है, ये आपकी एंटागनिस्ट मसल्स होती है, ठीक है भाई। कौन सी मसल्स है, एंटागनिस्ट। ये क्या बोल रहा है कि मसल्स विच रिलैक्स एट द टाइम ऑफ बॉडीली मूवमेंट। भाई जो मसल्स है आपकी रिलैक्स करेगी, देखिए जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसके जो अगेंस्ट मसल्स है वो रिलैक्स करेगी, तभी तो मूवमेंट होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स है वो एगोनिस्ट, एंटागनिस्ट, ठीक है, न्यूट्रलाइजर और स्टेबलाइजर ये आपकी, ठीक है, ये मसल्स आपकी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है मूवमेंट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर चूज करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर विद इन 30 मिनट्स इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया जाए थोड़ा बहुत और आपको बताया भी जाए, ठीक है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बुरे नहीं है भाई, ठीक है। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बोल रहा है कि शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको सीधा सीधा हम इसको देखिए, दूर जा रही ना, मिड लाइन से दूर जाने वाली, तो मिड लाइन से दूर जाएगा तो क्या होगा, उसको बोलते हैं एबडक्शन, ठीक है। एडक्शन ऐड करना, ठीक है, एडक्शन का तो मतलब तो ऐड करना, एबडक्शन उसका मतलब उसको दूर करना, ठीक है। और फ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी जो रेंज ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो बॉडी
क्या जो जॉइंट्स है उसका नज़दीक आना, ठीक है, दो हड्डियों का नज़दीक आना, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या होता है, दो हड्डियों का आपस में दूर चला जाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर जो बन रहा है उस राइट आंसर पे मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एबडक्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर द बेस्ट वे टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस ऑफ मासेस इज टू, जन सामान्य या फिर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मतलब लोग हैं उनका ये बोल रहा है कि शारीरिक क्षमता को आप बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा बढ़िया तरीका यूज करेंगे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि मेक फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल, ठीक है भाई। आपको ना कोई जिम इक्विपमेंट्स खरीदने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम निर्माण कराने की भी जरूरत नहीं है, आधुनिक उपकरण खरीदने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आहार में सुधार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य कर देंगे, फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे बच्चों को NEP में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं NEP 2020, इसके अंदर जैसे आप फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं, और अगर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए, फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाए, तो बच्चे जब फिजिकल एजुकेशन को पढ़ेंगे तो उनको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, डाइट के बारे में, इवन स्टेडियम्स के अंदर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, जिम्नेजियम हॉल का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आधुनिक उपकरण हैं उनसे आप कैसी एक्सरसाइजेज को, कौन से कैसे मॉडर्न जो स्किल्स हैं एक्सरसाइजेज की वो अपना सकते हैं। तो इन सभी बातों का पता चल जाएगा। सो वी हैव टू मेक फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल द पीपल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर द IQ ऑफ एन एवरेज मैन इज, ये बोल रहा है जो बुद्धि लब्धि होता है ना, बुद्धि लब्धि का किसने किया था भाई, ठीक है, साइमन और बिने 1905 और 1904 के अंदर, आई थिंक हाँ 1905 1904 के अंदर इन्होंने, साइमन और बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक है, इंडिविजुअल IQ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ही कुछ इसी तरह का है, आपको इसमें बताना है कि जो यहाँ पर जैसे होगा ना कि मतलब जड़ जो बुद्धि बोली जाती है, या फिर जिसको बोलते हैं कि भाई उसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उसका जो IQ लेवल रहता है वो 25 से नीचे रहता है, ठीक है। उससे ऊपर के जो कैटेगरीज बनाई गई है, ठीक है, जो प्रखर बुद्धि है, जिनके पास बहुत अच्छे इंटेलिजेंट IQ लेवल माना जाता है, तो उनकी जो बुद्धि है ना वो 120 से अबव चलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो IQ है एवरेज लोगों का कितना होना चाहिए। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर चूज कर लिया होगा, और राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। 110 से लेके 90 है उनका IQ एवरेज रहता है, ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है प्लायोमेट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बोल रहा है कि जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज की जाती है, आपने देखा भी हो ना प्लायोमेट्रिक्स के अंदर होता क्या है, अलग अलग हाइट के आपके बॉक्स ऐसे रखे जाएंगे, ठीक है, उन बॉक्स पे बच्चा जो है एक्सरसाइज करता है, तो ये प्लायोमेट्रिक आपकी एक्सरसाइज कही जाती है। तो इसको कौन सा नाम और दिया गया है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि चूज कर लिया होगा। राइट है यहाँ पर, इसमें आपका इसको बोलते हैं रिएक्शन जंप, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिक्रिया कूद, रिएक्शन जंप के नाम से इसको जाना जाता है। और भाई उम्मीद करता हूँ कि आप अब सब्सक्राइब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आगे 10 नंबर, लोड इंटेंसिटी इज, ये बोल रहा है कि जो भार दर है वो क्या है, आपको बताना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको वर्जन में यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, ये रहेगा यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड वॉल्यूम, जो भार का घनत्व है उसके विपरीत अनुपात में ये रहता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आइसोटोनिक एक्सरसाइज द लेंथ ऑफ द मसल्स इज, ये बोल रहा है कि जब आप आइसोटोनिक एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो मसल्स की लेंथ है वो क्या होगी, छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, या फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर पहले लंबी हो जाएगी या फिर छोटी हो जाएगी। सो चार ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, आप क्लिक कीजिएगा। देखिए आइसोटोनिक की बात कर रहा है, तो आइसोटोनिक देखिए जब आप क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो यह आइसोटोनिक का एग्जांपल है, ठीक है। आप आइसोटोनिक में क्या होता है, मसल्स की बात कर रहा है। सो आइसोटोनिक जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, मसल्स की जो लेंथ है वो छोटी होगी, ठीक है भाई। सो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, शॉर्टनेस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक स्पीड एंड बाइक स्पीड आर,
ट्राइकस्पीड और जो बाइकस्पीड ये क्या है आपको बताना है, ठीक है। किस चीज़ का नाम है भाई, ये किस दुनिया का नाम है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में है और ये दुनिया आपके शरीर में है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड क्या है आपको बताना है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से बताना भाई। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने ढूंढ लिया होगा, बिल्कुल है भाई। सो यहाँ पे आपके कार्डिक वॉल हैं, ठीक है भाई, कार्डिक वॉल आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए, मैं देखिए वैसे तो अभी यहाँ पर चित्र नहीं बना सकता, तो मैंने ये एक हार्ट का एक कमरा बना दिया, ठीक है। इस कमरे को मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला आपका क्या है, राइट यूरिकल है, लेफ्ट यूरिकल है, ठीक है। नीचे वाले क्या हो गया आपका, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपका राइट यूरिकल को राइट वेंट्रिकल से जो जोड़ने का काम करता है, या फिर कहता है कि जब यहाँ पर ब्लड इकट्ठा होगा तो ये आपका इस वाले चैम्बर में आ जाएगा। सो जो ये वाला आपका यहाँ पर वॉल लगा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पीड वॉल इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ट्राइकस्पीड वॉल कहा जाता है। इसके बाद में जो ये आपका राइट लेफ्ट यूरिकल है, लेफ्ट यूरिकल में जो आपका ब्लड होगा तो वो आपका यहाँ जो लगे हुए वॉल हैं, इन वॉल से होता हुआ ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बाइकस्पीड वॉल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, बाइकस्पीड वॉल, ठीक है। इसको आप वैसे भी इसको मिट्रल वॉल के नाम से भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 वॉल यहाँ पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंक्रीज ऑफ द मसल्स मास फॉलोइंग रेजिस्टेंस वर्क इज। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और ये बोल रहा है कि अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी आकार को क्या कहते हैं। इंक्रीज ऑफ द मसल्स मास, जब मसल्स का साइज, जैसे आपने देखा ना, मसल्स, आप जिम के अंदर गए, आपने एक्सरसाइज की, पुशअप लगा लिया, आपने पुलअप्स लगा लिए, उसके बाद में आपने डंबल वगैरह लगाए, तो आपकी मसल्स है ना पूरी हैवी हो जाती है, बड़ी लगती है। और आधे घंटे तक तो हम शीशे के अंदर देख के ना ये महसूस करते हैं, अरे मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली या फिर जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है ना, किसी के अंदर भी नहीं होती, ठीक है। तो जो सिचुएशन बनती है ना, उसमें एक्चुअली में होता क्या है आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन, उसको टेक्निकली हम क्या नाम देते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा, उसको बोलते हैं मस्कुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है भाई। जो मसल्स पंप हो जाती है तो वो क्या होती है, आपकी मस्कुलर हाइपरट्रोफी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मस्कुलर एट्रोफी का मतलब है मसल्स का कम हो जाना, ठीक है, वापस से उसी सिचुएशन में आ जाना, या फिर जो मसल्स के अंदर जो पंप हुई है मसल्स, बाकी वापस से उसी सिचुएशन में आती है, तो उसको हम मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द मसल सेल्स इज, ये बोल रहा है कि मांसपेशी जो ऊतक होते हैं या फिर जो आपके मसल्स जो टिश्यूज हैं, उसका जो सेल है वो बाहरी जो परत होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से करना भाई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ तो फिर दूसरे बच्चे मुझे कमेंट करने लगते हैं। सो राइट यहाँ पर आपको बताना है, और राइट यहाँ पर हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेरीमाइजियम, ठीक है, पेरीफेरल वे। मान लीजिए कि एक गाँव है, ये गांव है ना, ये मान लीजिए गांव के यहाँ पर घर बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। और आपने देखो ना, आप बाहर की उसको क्या बोलते हो भाई, हमारे यहाँ पे उसको बोला जाता है कि ये मान लीजिए कि गांव के बीच से एक रास्ता जा रहा है, ठीक है, और ये बाहर से एक रास्ता जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो एक क्या किया, अभी कोई बड़ा रोड बन गया, ठीक है, तो बड़ा रोड जो आया ना, हाईवे जो आया, तो हाईवे ऐसे निकलता ना, गाँव के बाहर से जो निकलेगा, अब गाँव के अंदर से तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर से जो रास्ता गया है, हम उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल वे बोलते हैं ना। जैसे आपने हाईवे वगैरह का नाम सुना होगा, पेरीफेरल वे, ठीक है। गांव के बाहर का जो रास्ता होता है, गांव के बाहर से जो होके जाए, उसको हम फिरनी वगैरह बोल देते हैं भाई हमारी लैंग्वेज में। तो पेरी से ही आपका लिया गया। और माइसम क्या है, मसल्स की जो आउटर लेयर की ये बात कर रहा है, ठीक है। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, मैंने तो समझने के लिए ऐसे ही किया था, आप कैसे समझते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन बर्न एंड स्नो ब्लाइंडनेस एक्योर्स इन, ये बोला कि सन बर्न्स और जो स्लो ब्लाइंडनेस है वो होता है किस में होगा, आपको ठंडे वातावरण में होता है, या फिर गर्म में होता है, या फिर ऊंचे स्थान पे होगा, या फिर आर्द्र में होगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कोल्ड क्लाइमेट में है, हॉट क्लाइमेट में है, या फिर हाई एल्टीट्यूड, या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट में। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होगा भाई, ठीक है। अब हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, वहाँ पे गर्मी भी, मान लीजिए गर्मी भी पड़ रही है, ठीक है, सनबर्न हो गया है, ठीक है, और वहाँ पर ठंडी भी होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो स्लो ब्लाइंडनेस है, तो ये आपके हाई एल्टीट्यूड पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेड मसल्स फाइबर हैव,
मांसपेशियाँ, लाल मांसपेशियाँ होती है, क्या होती है, कैसी, ये मतलब इसकी कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी कैसे, इसका गुण कैसा है, आपको बताना है। हाई एरोबिक कैपेसिटी होती है, या फिर हाई एनारोबिक होती है, या फिर मोर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है, या फिर मोर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शंस वाली होती हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर हाई एरोबिक। ठीक है, हाई एरोबिक का भाई इनको आप क्या बोलते हैं, जो आपके रेड मसल्स फाइबर है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, STF। ठीक है, स्लो ट्विच फाइबर भी बोलते हैं। अब स्लो ट्विच फाइबर का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। तो एरोबिक कंडीशन, ठीक है, एरोबिक का मतलब होता है विद द ऑक्सीजन व्हेन यू आर परफॉर्म एक्सरसाइज। ठीक है, और विदाउट ऑक्सीजन या होती है आपकी एनारोबिक। ठीक है, और ये किस में होती है, आपकी फास्ट ट्विच फाइबर के अंदर होती है, व्हाइट मसल्स फाइबर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है टेंडनाइट्स इज, टेंडनाइट्स क्या है भाई, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से बताना ताकि हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। टेंडनाइट्स क्या होता है भाई, सो टेंडनाइट्स आपने नाम सुना होगा ना, इसको तो टेंडनाइट्स हो गया है, मीन्स इसको तो टेंडन में दर्द हो रहा है ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, टेंडन के अंदर सूजन आ गई है। अब देखिए जो टेंडनाइट्स का मतलब होता है, मतलब ये है कि आप ओवर यूज टेंडन का करते हैं, या फिर जो टेंडन है उसके अंदर चोट लग जाती है, और उस चोट को लगने के बाद में जो उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि टेंडन के अंदर सूजन भी आ गई है और दर्द भी होगा, तो ये सिचुएशन टेंडनाइट्स कहलाती है। सो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शिन स्प्लिंट्स एक्योर्स इन। ये बोल रहा है कि जो शिन स्प्लिंट्स है, ठीक है, ये होता क्या है। ठीक है, अपर लेग में होगा, लोअर लेग में होगा, एब्डोमिनल में होगा, या फिर पेट में होगा, या फिर कमर में होगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, मैंने पाँव भी बना दिया इतनी देर में ना, आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर चेक कर लिया होगा राइट आंसर। सो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये है आपका लोअर लेग में शिन स्प्लिंट्स। देखा होगा ना आपने, जो आपकी यहाँ पर टीबिया और फेबुला जो आपकी हड्डियाँ आती है ना, जो आपके घुटने से नीचे आती है, तो इसके अंदर जो इस वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, मेन रीज़न मैं बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे राइट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पेन होता है हड्डी के अंदर, ठीक है, इसको शिन पेन के नाम से जाना जाता है। तो शिन स्प्लिंट्स जो है ये आपका निचले पाँव में होगा भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैरिकुलम इज मेजर फैक्टर इन। भाई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं हर क्वेश्चन को करने में, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई राइट आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने अपने जो आंसर है वो चेक कर लिए होंगे, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपके पास में वर्जन, वट एवर यू वांट टू चूज़। सो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण में। ठीक है, जो आपका पाठ्यक्रम है, या फिर जो आपका कैरिकुलम मेजर जो आपका प्लान किया जाता है पूरे साल के अंदर, ठीक है, तो ये क्या है, ये सीखने के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे रक्षाबंधन है, त्यौहार है, जो भी हम ईद दिवाली जो भी हम बनाते हैं, तो देखिए उनका एक टाइम होता है। तो ठीक वैसे ही आपके स्कूल के जो कैरिकुलम है उसके अंदर आप देखिए कितनी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको कब एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है, कब बच्चों का इंट्रामुरल एक्टिविटी करवानी है, कब आपको अपनी एथलेटिक मीट करानी है, कब स्पोर्ट्स मीट करवानी है, कब आपको कल्चरल प्रोग्राम करवाना है, तो ये सारे के सारे आपके कैरिकुलम के अंदर ही आपके समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रस्ट्रेशन अमंग स्पोर्ट्स मैन इज ड्यू टू। ये बोला कि फ्रस्ट्रेशन जो होती है यहाँ पर खिलाड़ियों के अंदर कुंठा होती है ना, कुंठा मतलब आप ना किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बोलते भी है ना, मतलब बेचैनी और साथ में गुस्सा आना, ठीक है, अग्रेसिव होना, ठीक है, और उसके साथ में चिंता का भाव जो बनता है, ये फ्रस्ट्रेशन का ही रिजल्ट है। मतलब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती उससे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये मतलब मेन जो खिलाड़ियों के अंदर होती है ये चीज़, इसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, योग्यता तथा आकांक्षा स्तर में असंतुलन, मीन्स मिसमैच लेवल ऑफ यहाँ पर एस्पिरेशंस एंड एबिलिटीज। जो आप चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी योग्यता न होना
और जब आपके मुंह पे कोई सच्चाई बोल दे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि खिलाड़ी चाह रहे हैं मैच जीत जाएं, जैसे कल के मैच में भी आपने देखा होगा, अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जो मैच चल रहे हैं उसके अंदर, क्रिकेट के अंदर भी देखा होगा, खिलाड़ी चाहता है कि मैं आउट करूं, लेकिन उसको चौका लग गया तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बॉल डालेगा, या फिर खिलाड़ी को उकसा दिया जाए, बैटिंग करने वाला जो बैट्समैन है उसको उकसा दिया जाए, ठीक है, बॉल खाली जा रही है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी ये इच्छा है कि मैं सिक्स लगाऊं, हिट करूं बॉलर को, लेकिन वो नहीं लगा पा रहा, तो उस चीज़ से क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, और फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशंस के अंदर वो गलत डिसीजन लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 21, और 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी नीडेड in going down stairs in comparisons to energy needed for going up stairs, ठीक है। ये बोला कि सीढ़ियों के पे चढ़ते वक्त और जो उतरते वक्त है, तुलना जो इसमें ऊर्जा की गई है वो कितनी रहेगी, ठीक है। मतलब उतरते वक्त कितना और लगेगा आपका कंपैरिजन टू जब आप ऊपर जा रहे हैं उसके बीच में। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 25%, ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डिक मिनट्स वॉल्यूम इन द एवरेज मैन मे रेज फ्रॉम 4 लीटर टू, ये बोल रहा है कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी जो यहाँ पर कार्डिक आउटपुट हम जो बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट मान लीजिए कि आपकी है यहाँ पर 1 मिनट के अंदर 4 लीटर आपका ब्लड कर रहा है, तो ये कितना और ऊपर जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी ये डिपेंड करता है एक्सरसाइजेज के नेचर पे कि आप एक्सरसाइज किस लेवल की कर रहे हैं। हो सकता है मे भी आपने हल्की फुल्की एक्सरसाइज की हो, लेकिन यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की बात करें जिसको आप स्टर्नस एक्सरसाइज बोलते हैं। स्टर्नस का मतलब है कि आपने पूरी जी जान लगा दी और आप एक इंटरनेशनल प्लेयर की तरह तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्टर्नस एक्सरसाइज वर्ड यूज़ करते हैं। तो स्टर्नस एक्सरसाइज के अंदर होता क्या कि आपकी जो यहाँ पर कार्डिक मिनट वॉल्यूम है ये आपकी 25 लीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है। अप्रोक्स 22 लीटर है, तो 22 लीटर तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, अप्रोक्स बता रहे हैं, तो ये आपका 25 लीटर तक हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि एक्सटर्नल एंड इंट्राम्यूरल क्रिटिसिज्म इज डन इन, सॉरी इंट्रामूरल नहीं भाई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन गलत पड़ गया, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन, भीतरी और बाहरी आलोचना किस शोध में की जाती है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने राइट आंसर ढूंढ लिया होगा। सो राइट है जो आपकी क्रिटिसिज्म की जाती है, ठीक है। आप बोलते ना कि अरे अकबर अच्छा था, है ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं अकबर अच्छा था, नेहरू अच्छा था, या फिर बोलते हैं कि नेहरू अच्छा नहीं था, या फिर बोल देते हैं कि भाई गोडसे अच्छा था, महात्मा गांधी अच्छा नहीं था, महात्मा गांधी किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। मीन्स हम हिस्ट्री के अंदर जो हो चुका है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये आपके ऐतिहासिक शोध के अंदर आता है। मान लीजिए कि प्लेयर की प्रीवियस, या फिर कह सकते हैं कि सचिन है, सचिन का और हम आज विराट कोहली का कंपेरिजन करते हैं कि सचिन ने तो 476 मेरे ख्याल में 450 के करीब है, उसने तो इनिंग खेली हैं, मैचेस खेले हैं, उसमें 49 शतक लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कल का इतिहास की बात करें तो उसने लगभग 250 से लेके 280 के करीब में पारियां खेली हैं और उसने 49 अपने शतक लगा दिए। तो ये जो आप क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, या फिर आलोचना जो की जाती है, ये ऐतिहासिक शोध के अंदर की जाती है, जो हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री बन चुकी है, या फिर आप उस हिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। और जो बीत गया वो हिस्ट्री ही होती है भाई, ठीक है। आई होप कि जहाँ तक मुझे समझ में आया मैं आपको समझाने में यहाँ पर सक्षम हूँ या नहीं हूँ, तो ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और साथ में सब्सक्राइब करके और शेयर करके जरूर बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, ये बोल रहा है कि जो आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत होती है आपकी लगभग आपको बता देता हूँ मैं 7.25 मीटर लेंथ की भाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो इतनी 7 मीटर लंबी आपकी एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहने में छोटी है लेकिन वैसे आपकी लेंथ में बड़ी होती है, और जो आपकी बड़ी आंत है वो होती है आपकी 1.5 मीटर लेंथ की, ठीक है, मीन्स 1.5 मीटर की। इनका साइज इसका कह सकते हैं जो सरकमफ्रेंस है ना, ये ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, और 95% जो आपकी न्यूट्रिशंस है ना, ये छोटी आंत ही ऑब्जर्व कर लेती है भाई। अब आपको इसकी सीक्वेंस बताना है,
और हर एक देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, इन दोनों को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की मैं बता देता हूँ, उसको असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, इसको आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपने बना दिया, ठीक है। एक तो होता है चढ़ते वक्त, एक होता है समतल और एक होता है उतरते वक्त, ठीक है। तो ये 3 है। ठीक इसी तरह से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो अभी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जिसका सबसे पहला पार्ट होता है, ये होता है आपका डेड्यूनम, फिर दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है आपका इलियम, ठीक है। इलियम के बाद में ही आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अपेंडिक्स से शुरू होती है। अपेंडिक्स उनको बीच का पार्ट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर आप बोलते बढ़ाओ, तो भाई मैं बोलने का ही काम है, यूट्यूब के ऊपर होता है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा जब तक नहीं बताऊँगा, तब तक एक कह सकते हैं कि इट्स अ वन वे, ठीक है। इट्स अ वन वे टीचिंग, ठीक है। मैं एक वन वे कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी अभी नहीं सुन रहा हूँ। आप जब मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपकी सुनूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेइंग सरफेस। इनमें से कौन सा एक प्लेइंग सरफेस है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप अपना राइट आंसर दे पाएंगे। सो राइट है यहाँ पर आपका टेराफ्लेक्स, ठीक है भाई। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच कॉन्टिनेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक रिंग इन द ओलंपिक फ्लैग। ये बोल रहा है कि 5 आपके कलर के फ्लैग्स बनाए गए हैं ना, सॉरी 5 कलर के फ्लैग नहीं है, ठीक है। उसके अंदर 5 रिंग आपकी ऐसे बनाई गई है, ठीक है। चलिए जब भी मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको समझाने के लिए। देखिए कुछ इस तरह की आपकी रिंग्स बनी है ना, अरे ये जुड़ी नहीं है ना, नहीं जुड़ी तो अभी जोड़ देंगे भाई। चलिए जी, ये जुड़ गई, ऐसी रिंग है ना। ये आपकी ब्लू है, सॉरी तीर गलत बना दिया। ये आपकी ब्लू है, ये येलो है, ठीक है। ये वाली ब्लैक है, इसके बाद में ये वाली ग्रीन है और ये वाली रेड है, और इसमें शेप बन जाती है आपकी डब्ल्यू की, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो ये आपकी ब्लैक रिंग है, ठीक है, ये वाली जो ब्लैक रिंग है, ये बोल रहा है कि किसको रिप्रेजेंट करती है। कुछ साथी बोलेंगे सर ये तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है ना, कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो हमने बना दिया, ठीक है, ये तो किदवंतियाँ हैं, ये तो आपके एक मिसकंसेप्शन बना दिए। तो भाई एक्चुअल में आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सो यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसको रिप्रेजेंट आपका कर रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी अगर यूरोप को करने वाला है तो मैं आपको बता दूं, यूरोप को आपका कौन सा ब्लू कलर करता है, ठीक है। एशिया को आपका करेगा यहाँ पर येलो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा कर रहा है भाई, आपका ग्रीन कर रहा है। और यहाँ पर अफ्रीका मैंने आपको बता दिया, अमेरिका रह गया, तो अमेरिका को आपका रेड वाला करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएट ट्रीटमेंट टू ए बर्न्ड पर्सन इज टू। ये बोल रहा है कि अगर कोई जल रहा है या सॉरी जला हुआ व्यक्ति है, तो जले हुए व्यक्ति को आप तुरंत जो दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है आप क्या करेंगे। दवाई लगाएंगे, फफोले को फोड़ देंगे, या फिर पानी से धोएंगे, या फिर आप पट्टी करेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से भाई आप अपना फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। सो राइट आंसर ये है यहाँ पर आपका पानी से धो लें। आपने देखा भी होगा ना, जब हम जल जाते हैं या फिर हमारे ऊपर कहीं पे कोई आग का पतंगा लग गया है तो करते क्या है, उसको ना पानी में डुबो देते हैं। तो देखिए ये भी एक डिपेंड करता है कि आपकी जो बर्न्ड परसेंटेज है कितनी है, उन चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट इमीडिएट है आपका कि पानी से धो दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एथलेटिक्स। ये बोल रहा है कि खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन की समत्व उसके किस पर डिपेंड करती है। टैक्टिकल एबिलिटी पे है, ट्रेनिंग स्टेट पे है, कंडीशनल एबिलिटी पे है, या फिर टोटल पर्सनैलिटी पे। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज़ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एथलेटिक्स। एथलीट्स आना था ना, यहाँ पे एथलीट आना था, एथलेटिक्स नहीं भाई। चलिए जी, राइट आंसर ले लेते हैं। राइट आंसर है ये है उसकी ट्रेनिंग स्टेट पर, ठीक है भाई। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस तभी आएगी जो आपने ट्रेनिंग कैसे ली है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी टैक्टिकल है एबिलिटी है वो ये भी आपका ट्रेनिंग के अंदर ही आपकी शामिल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। ये बोल रहा है कि डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है ना, उसी के अंदर आपका आयोडीन पाया जाता है। तो इस हिसाब से तो आपको पता चल गया कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, थायराइड ग्लैंड बनाएगी। अब थायराइड ग्लैंड अगर आपकी इनलार्ज हो रही है, मींस बड़ी हो गई है, या फिर उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई है, तो उस सिचुएशन में इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड दैट इज कॉल्ड
गाइटर, ठीक है, घेंगा इसको बोलते हैं भाई। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द इंफॉर्मेशंस अबाउट वंस परफॉर्मेंस दैट हेल्प इन एडजस्टिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग इट। चलिए जी, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये बोल रहा है कि कार्य कौशल से संबंधित सूचना उसे समायोजित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने में सहायक होती है। किसको आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा। देखिए, कोई भी काम है आप करते हैं, उससे जो नियंत्रित, उसको नियंत्रित करने के लिए या समायोजन करने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप से करने के लिए फीडबैक इज अ कंपल्सरी, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ। हाइपोथैलेमस ये बोल रहा है कि मध्य मस्तिष्क में मूर्धा भाग का संबंध किस भाग के नियंत्रण से है। सो भाई ये तो मुझे भी नया आज पता चल गया, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है। सो मध्य मस्तिष्क मृदा, ठीक है, मृदा इसको बोला जाएगा भाई। अब बड़ा अटपटा सा नाम है। हाइपोथैलेमस मेनली क्या काम करता है भाई, आपको बताना है यहाँ पर। गामा कार्य, ठीक है, ग्रंथि तंत्र के लिए, विचारण है या फिर संवेग है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, ये क्या करेगा आपका इमोशंस को, ठीक है भाई। ऑप्शन सेकंड, सॉरी, ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, ठीक है, संवेग इमोशंस को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग। कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक के शारीरिक शिक्षक में निम्न में से एक तत्व होना चाहिए। कौन सा तत्व होना चाहिए वो आपको अभी यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन द फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट पोजेस वन ऑफ द फॉलोइंग। एक चीज़ होनी चाहिए, अगर वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या होना जरूरी है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक तो उसको टेक्निकली आपकी ज्ञान हो, ठीक है, और एक उसके पास में स्किल हो। सो वो सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये बोल रहा है कि जो शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन तथा प्रशासन का आधार किस सिद्धांत पर होना चाहिए, किस प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे फिजिकल एजुकेशन को, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे, बायोमैकेनिक्स को ध्यान में रखेंगे, टीचिंग को ध्यान में रखेंगे, या फिर ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखेंगे। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड, यू कैन चूज। सो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, आप टीचिंग को ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो टीचिंग बेस्ड आपको प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन द मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज। ये बोल रहा है कि जो जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल या फिर क्रीड़ाओं की जो जननी है, ठीक है, सभी गेम और स्पोर्ट्स की जो जननी है, किसको माना गया। स्विमिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, कॉम्बेटिव्स। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर जिम्नास्टिक, ठीक है। ऑल गेम्स ऑफ मदर्स कॉल जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक को माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है। और अगर रानी पूछ ली जाए, ठीक है, रानी पूछ ली जाए तो आप एथलेटिक्स पे, ठीक है, क्वींस ऑफ ऑल गेम्स दैट इज एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन ड्राइव फ्रॉम। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर अपने मस्तिष्क के घोड़े दौड़ा दीजिए। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जो प्रिंसिपल है, देखिए यहाँ पर साइंस आपको कहाँ पर मिल रहा है। सो साइंस, देखिए जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन में आपको पढ़ाया जाता है इससे टोटली साइंस बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर, ठीक है, फिलोसफी एंड साइंस बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। ये बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ का जो पीरियड है वो कौन सा रहता है। आपको बताना है वृद्धि काल,
कौन सा है सबसे अधिक? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। एम्ब्रियोनिक पीरियड है जिसको आप भ्रूणावस्था कहेंगे, या फिर इन्फेंसी स्टेज जिसको शैशुकाल, ठीक है, शैशुकाल है आपका 1 से लेके और 5 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में आपका चाइल्डहुड में आपका 3 से लेके और 6 वर्ष है, या फिर 3 से लेके 10 वर्ष हम इसमें काउंट करते हैं। प्यूबर्टी में होता है आपका लगभग अगर मैं फीमेल की अगर बात करूँ ना, तो 8 से लेके 12 साल का इसमें माना जाता है, लेकिन जनरली है हम 10 से 12 की एज है प्यूबर्टी की मानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मतलब प्यूबिस आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो राइट आपको यहाँ पर बताना है। सो राइट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने चूज कर लिया। सो राइट है इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज डन यूजिंग। ये बोल रहा है कि रिहेबिलिटेशन आपको करनी है, पुनर्वास करना है, ठीक है, पुनर्विस्थापन करना है चोटों के लगने का, ठीक है। तो इसमें आप कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे? करेक्टिव एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, या फिर हाइड्रोथेरेपी है? सो राइट आंसर आपको बताना है। सो राइट यहाँ पर भाई मैं आपको बता देता हूँ, राइट हो जाएगा करेक्टिव एक्सरसाइजेज, ठीक है। जो भी चोट लगी है उसको करेक्टिव एक्सरसाइजेज से हम ठीक करेंगे। सो नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ लीवर इज द मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ये बोला कि जो भी आप खेल करते हैं, जो भी खेल से रिलेटेड गतिविधियां करते हैं, उसमें सबसे प्रभावशाली लीवर का मतलब है यहाँ पर उत्तोलक, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा होगा? क्लास 3, क्लास 2, क्लास 4 या फिर क्लास 1? चलिए 4 तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। चलिए याद रखना भाई, क्लास के जो लीवर्स है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर है वो 3 तरह का ही है, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने ढूंढ लिया होगा। सो क्लास 3, ठीक है, क्लास 3 जो लीवर है ये आपका सबसे प्रभावशाली और सबसे इफेक्टिव आपका मूवमेंट्स के लिए रहता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन इन पार्ट ऑफ विच चार्टर? ये बोला गया है कि किस चार्टर के अंदर फिजिकल एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया गया है, ठीक है, एक मूलभूत अधिकार बताया गया है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा को किस के अंदर बताया गया, किस शासन पत्र के अंदर बताया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया। और राइट है यहाँ पर यूनेस्को, ठीक है। ऑप्शन आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, बॉडी ब्यूटीफुल वॉज द आइडियल ऑफ, ठीक है, सुंदर काया आदर्श था। बॉडी ब्यूटीफुल किस काल को कहा जाता है भाई? आपको बताना है, इंडियन है, इजिप्टियन है, ग्रीक है, या फिर रोमन है? चलिए जी, सुंदरता पर जो ज़्यादा बल देते हैं आपको बताना है। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना। चलिए जी, ओलंपिक से रिलेटेड आ गया तो ग्रीक वासियों का, ठीक है, ग्रीस वाले इसको ज़्यादा बॉडी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, इलियड एंड ओडिसी वर ऑथर्ड बाय। इलियड्स और ओडिसी 2 आपके ये कह सकते हैं ग्रंथ रचे गए हैं, और इन ग्रंथों की रचना एपिक पीरियड के अंदर, जो हमारा वाला जो एपिक पीरियड है ना, हमारा जो एपिक पीरियड है इसमें महाभारत और रामायण, ठीक है, 2 महाकाव्य काल लिखे गए हैं, ठीक है, ये काव्य काल इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसमें हमारी रामायण और महाभारत लिखी गई है। तो इनकी तुलना, ठीक है, इलियड और ओडिसी से, और या वहाँ वाले क्या बोलते हैं कि इलियड और ओडिसी रामायण और महाभारत से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला कि इनकी रचना किसने की थी? क्वेश्चन ये है आपसे पूछने वाला। सो राइट हो जाएगा, ये होमर ने लिखी हुई है, ठीक है, इसको होमर काल का भी कहा जाता है, तो होमर ने लिखी हुई है, ठीक है, इलियड और ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ओलंपिक वॉज द ओलंपिक ओथ एडमिनिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ये बोला कि किस ओलंपिक के अंदर है जो ओलंपिक शपथ है पहली बार ली गई है? बहुत ईजी है भाई, मेरे हिसाब से तो आपने क्लिक कर लिया होगा। सो राइट है यहाँ पर आपका 1920, ठीक है, 1920 के अंदर शपथ ली गई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि किस ओलंपिक में ड्रग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर डोपिंग से रिलेटेड शपथ दिलाई गई थी, तो आप बता सकते हैं सन 2000 के अंदर, ठीक है, सिडनी ओलंपिक में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी? मनोविज्ञान के यहाँ पर जनक किसको माना जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर, माना जाता है विलियम वुंड को, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है वुंड, तो ऑप्शन 4th पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स, नेशनल फिटनेस क्रॉप्स एनएफसी प्रोग्राम इसको बोला जाता है, ठीक है। एनएफसी प्रोग्राम वाज फ्रेम्ड इन, किस सन के अंदर है राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम को अपनाया गया था, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो एनएफसी आपकी ये लागू की गई थी 1965 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच कंडीशन इज नॉट रिलेटेड विद स्ट्रेस, इनमें से कौन सी स्थिति जो है ये आपके दबाव से संबंधित नहीं है। हाइपरटेंशन, एनीमिया, पेप्टिक अल्सर, मेंटल इलनेस। इसका मतलब इनमें से एक नहीं है, तो बाकी की तीन जुड़ी हुई हैं, है ना। इसको आप क्वेश्चन को ऐसे भी देखिएगा। सो राइट हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है, एनीमिया किसकी वजह से होता है भाई, आपकी बॉडी के अंदर है आयरन की कमी हो गई है ना, आयरन, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, लोहा, ठीक है। और आप कौन सी बोलोगे, प्रेस, है ना, प्रेस नहीं होती भाई, ठीक है। ये आयरन, आयरन की आपके अंदर कमी हो गई है, लोहे की कमी हो गई है, इसका मतलब आपको एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया है। बाकी अगर आपको स्ट्रेस है, ठीक है, तो आपको पेप्टिक अल्सर बन सकता है, ठीक है, मानसिक रोग हो जाएगा, और आप हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर के रोगी बन जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो जी हाँ वो कर देना जो मैं आपको बार बार नहीं बोलना चाहता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, व्हाट इज चेंज ऑफ पोजिशन, स्थिति के अंदर परिवर्तन क्या है, इसको क्या कहेंगे, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस। चेंज इन पोजीशन, स्थिति के अंदर परिवर्तन लाना भाई, मेनली तो आप बिल्कुल इसको यही कहेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना, है ना। यहाँ पर ये चीज़ ऐसी थी, ठीक है, और आपकी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये वाली हो गई, तो आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स इफेक्ट्स डायरेक्टली, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स किसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, हार्ट, लंग्स, मसल्स या फिर ब्रेन। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, मैं तो इसको पसंद करता हूँ इस क्वेश्चन को। एनाबोलिक स्टेरॉइड मेनली बॉडी के किस ऑर्गन पे या फिर किस पार्ट पे असर दिखाती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर है, जो बिल्डर्स वगैरह है वो यूज़ करते हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। अगर ज़्यादा ही ले लिया जाए तो भाई वैसे तो इसको आप ना ही लीजिए, क्योंकि ये डोपिंग के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ये मसल्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल्स फाइबर बढ़ाने के लिए, ठीक है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन टाइम इज ए कॉम्पोनेंट्स ऑफ, प्रतिक्रिया समय किसका घटक है, फिजिकल फिटनेस का, मोटर फिटनेस का, या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस का, या फिर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और राइट हो जाएगा, जो रिएक्शन टाइम है ये आपका मोटर फिटनेस से रिलेट करता है, ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैक्लोय फॉर्मूला ऑफ स्टूडेंट क्लासिफिकेशन रीड एज, ये बोल रहा है कि मैक्लोय ने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। इस मैक्लोय का विद्यार्थी वर्गीकरण सूत्र क्या है भाई, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका 20 एज प्लस 6 हाइट और इसके साथ में वेट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर भाई हमारा 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। सो यहाँ पर इसका आपको राइट आंसर बताना है, और स्कोर कितना रहा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे एक्सप्लेनेशन हो रही है ना तो कुछ आइडिया भी मिल जाएगा। सिलर एंड स्पेंसर आर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ प्ले, है ना। कौन सी दी थी भाई सिलर और स्पेंसर ने, भाई बच्चों के अंदर होती क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर एनर्जी होती है, और जब उस एनर्जी को आप सही डायरेक्शन में नहीं लगाते तो अपनी उस एनर्जी को खेलने में या फिर कोई और जगह पे अपना इस्तेमाल करते हैं। मीन्स उनके पास में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत या फिर अतिरेक ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी। सो इसको क्या बोलते हैं, शिलर और स्पेंसर थ्योरी भी कहा जाता है।
सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 50 क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। अगर सही लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं लगे तो भाई डिसलाइक आप मुझे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो अनसब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, मीन्स सब्सक्राइब अगर लगे तो कर दीजिएगा, काम का चैनल लगे तो कीजिएगा, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।